सुबह आप टीवी का चैनल खोल दो 4 बजे, कोई ना कोई आदमी बाबा आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएगा। बड़ी दाढ़ी उसने बनाए रखी है और ज्ञान देगा और वो बोलेगा जीवन को जीना है तो मोह माया त्याग दो। क्या बोलता है वो? मोह माया त्याग दो। नीचे अकाउंट नंबर दिया गया, इसमें जमा कराओ। सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं ना। तो भैया मैं कोई ऐसा नेता वेता नहीं हूँ और कोई ऐसे बाबा भी नहीं हूँ कि मैं आपसे कोई भाषण वाषण करके जाऊँगा ना। आई एम कंप्लीट बिजनेसमैन हूँ भाई मैं। और आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आपसे सीनियर हूँ, आपसे पहले इस बिजनेस में आया हूँ और आपसे थोड़ा ज़्यादा अनुभव मेरे पास इस बिजनेस का है, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आया हूँ पार्टनर की हैसियत से। आप सब लोग मेरे पार्टनर हैं और निश्चित रूप से आप कुछ भी काम करते हैं ना तो उसका फ़ायदा मुझे होता है। और मैं ये कॉमर्शियल मामला रखता हूँ आपसे, और मैं नहीं चाहता कि आपके काम में थोड़े व्यवधान आए, प्रॉब्लम आए। मैं चाहता हूँ कि जीवन में आप करोड़पति बने, अरबपति बने, खरबपति बने, हेलीकॉप्टर लाएं, प्लेन लाएं, क्योंकि जो आप लाएंगे ना, जो आप लाएंगे 10-10 मेरे आते रहेंगे। कितनी मजे की बात है। देखिए, दुनिया में जब तक पड़ोसी की दुकान बंद ना कराओ आपकी चलती नहीं, और यहाँ पर जब तक पड़ोसी की चलाओ नहीं आपकी चलती नहीं। ये पहला डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन, हर आदमी आपको कामयाबी के लिए तैयार है, आपको कामयाब करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी छुपी है। और आप सब मेरे पार्टनर हैं और पार्टनर की हैसियत से मैं अगले 45 मिनट आपसे बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी आप उबासी लें, मैं ये नहीं चाहता कि इन 45 मिनट में जो एक कामयाबी के मिनट है, हम इन मिनटों में अपने जीवन की बात करेंगे। कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ, मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। 1973 के अंदर मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ था, राजस्थान में, और मैंने इंटायर पूरी एजुकेशन भीलवाड़ा में पूरी की। आई एम सिंपली बीकॉम। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिशाली होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे, महात्मा होंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जीवन के अनुभव मेरे से ज़्यादा आपके पास हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में मैं आपसे पहले आया हूँ तो आपसे ज़्यादा अनुभव मेरे पास है ना। तो इस बिजनेस की बात है इसलिए मैं खड़ा हूँ, इस बिजनेस की बात है इसलिए खड़ा हूं। जीवन की अगर कोई सेमिनार चल रही होती तो आप खड़े होते, मैं वहां पर बैठा होता। तो 45 मिनट से आपसे बात करूंगा, खुलकर बात करेंगे हम, और उन विषयों पर बात करेंगे जो आम आदमी करता नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि अपने जन्म के बाद, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद 19.5 साल की एज में मैंने प्राइवेट नौकरी से अपना करियर चालू किया था, और मेरी पहले सैलरी थी 750 रुपये, 750 रुपीज़ ओनली। 750 रुपये की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, हाँ, ठीक, मतलब थोड़ा सोच समझ के बोलना, मैं इतना सा चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है, हर जगह ही स्वाहा, समझ में तो कुछ आता नहीं है ना। जो भी शादी ब्याह में जाता है ना, वहाँ पर वो मंत्र बोलता है पंडित को खुद को ही पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन उसकी ट्यूनिंग ऐसी होती है कि पता चल जाता है कि स्वाहा आने वाला है, और हम पहले तैयार हो जाते हैं। ये जुई बोलेगा स्वाहा, तो कुछ लोग ना हर चीज में हाँ यस ऐसे बोल देते हैं। सोच समझ के बोलना। जहां पर ज्यादा लोग यस बोलते हैं, मैं अचानक वहां से पूछता हूं, क्या आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? यस। फिर यहाँ पर वीडियो भी बन जाता है, फोटो भी खिंच जाता है। पूरा ध्यान रखना, सोच समझ के जो पूछे वही जवाब दो, उल्टा पुल्टा नहीं, है ना, समझ के। ओके। परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था। 6 भाई बहनों हम थे, सबसे छोटा फैमिली में मैं था। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में हम बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया। मेरे पिताजी डिफेंस के अंदर थे। सैल्यूट करता हूँ आपको। एक अजीत सिंह जी है ना आपका नाम? अजीत सिंह जी, मैं आपको देख के बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। मैं 17 साल की उम्र समझ रहा हूँ, आपके रोज 17 साल नौकरी कर चुका हूँ। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ। मैं खान साहब से जिक्र कर रहा था, देखो आजकल बच्चे भी कितने जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, तभी आपने कह दिया 17 साल नौकरी कर चुका हूं। तो मैं कंफ्यूज हो गया, भाई 17 साल का है कि 17 साल नौकरी कर चुका है। तो बहुत अच्छा लगता है अजीत जी, आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, और इसी तरह से मेंटेन कीजिए, अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए इस बिजनेस का। थैंक यू। वैसे मैं भी 27 साल का ही हूँ। 27 साल का इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अपलाइन ने बोला है कि मर्द की जबान एक होती है।
एक बार 27 बोल दिया तो हमेशा 27 ही होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। मर्द एक बार बोलता, बोल दिया, फाइनल टू फाइनल है। तो परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी से करियर चालू करना पड़ा। 9 साल का था तब मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उस समय पेंशन अमाउंट जो आती थी फादर की 250 रुपये आती थी, और थोड़ा बहुत मकान का किराया। 6 भाई बहन, हालांकि ज़्यादा महंगाई नहीं थी, बड़े मुश्किल परिस्थितियों में हम बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया हमारे माँ बाप ने। और उनका सपना था कि सबसे छोटा वाला भाई पढ़ लिख जाए तो हमारा काम पूरा हो जाए। और एक दिन उनका ये समय आया जब मैंने बीकॉम का अंतिम एग्जाम दिया, तो मेरे माँ बाप बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। वो मुझे इनडायरेक्टली इशारा कर रहे थे कि भाई हमारा काम तो हो गया खत्म, अब तुम चलाना चालू करो। तो 750 की नौकरी मैंने चालू कर दी भिड़ते ही। और बड़े बड़े सपने थे, आपके जैसे होते मेरे भी थे, कोई अलग से आदमी नहीं हुए। क्या सपने थे? जब मैं 16-17 साल का तो बड़ा सपना था कि बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, है ना, ये होगा वो होगा, ऐसे सपने मेरे भी थे। और मैंने 6th या 7th स्टैंडर्ड में मेरा दोस्त था धीरेन्द्र भंडारी, उसके साथ मैंने एक सपना बनाया था। सपना क्या बनाया था कि यार साला इतने पढ़े लिखेंगे कि 5,000 की तो कम से कम सैलरी होनी चाहिए। उस समय 5,000 बहुत बड़ी बात थी, हो वाह, कलेक्टर की सैलरी हुआ करती थी। 5,000 की तो सैलरी होनी चाहिए, और एक गाड़ी होनी चाहिए, और काला चश्मा पहनेंगे और जूते पहन के निकलेंगे बाहर, लोग बाग सैल्यूट करेंगे। ऐसे मैं सपने बनाता था। अब मुझे हंसी आती थी, तो ऐसे मैंने सारे सपने बनाए जैसे आम आदमी बनाता, सेम टू सेम वैसे के वैसे सपने हमने सारे बना लिए। और पूरा महीना काम करने के बाद जब हाथ में 750 रुपये रखे गए, तो मैं अपने सपने को देखने लगा कि ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे, इससे कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो पहली बार एहसास हुआ कि यार सोचना अलग बात है, उसको पूरा करना बिल्कुल अलग बात है। और जब आदमी को ऐसा एहसास होता है तो आदमी थोड़ी अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है जीवन में। एहसास करता है कि अगर उसने कार का सपना बनाया तो मोटरसाइकिल पे अटका देता है ना। तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा था। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मैं मैच्योर होता गया। मैच्योरिटी का मतलब क्या है? मैच्योरिटी का मतलब है पक जाना। क्या है? जब मटका पकता है तो आवाज़ करता है, उसी तरह आदमी भी पक जाता है। 35-40 साल का आदमी मैच्योर आदमी इसलिए कहलाता है क्योंकि जीवन में कई अनुभव ले चुका होता है, और यह अनुभव उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। अनुभव आगे बढ़ने के लिए होने चाहिए, लेकिन उसे रोकते हैं। अब वो क्या होता है कि अगर उसके जीवन में 4 बार भूरी आंखों वालों ने गलत काम किया है, तो हर भूरी आंखों वालों को शंका की निगाह से देखता है। कई बार तो बड़ी बड़ी डीलिंग छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि भूरी आंखें हैं, इसके साथ करना ही है। मैं भी मैच्योर हो गया 27 साल की एज में, 26 साल की एज में फुल मैच्योर। अब मेरे को न तो किसी के ऊपर गुस्सा आता था, नहीं किसी के ऊपर तरस आता था। लेकिन याद करो ना यार, अपने 16, 17, 18 साल की एज, उस एज में आप क्या करते थे पता है? जब लता मंगेशकर का गाना चलता था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो ऐसा खून खोलता था, ऐसा लगता था पाकिस्तान वाले को भी गर्दन उड़ा के आता हूं ना। और जब हम देखते थे ना कि एक नेता ने 400 करोड़ का घोटाला किया, तो 16, 18, 20 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है कि साला मेरे देश का पैसा बेईमान खा गया तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये एक्साइटमेंट की एज होती है जब आदमी कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। लेकिन जब 40 साल का होता है ना, फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या करता है? सुबह से उठता है, चाय बनाओ, चाय उधर बन के आती, वो अखबार लेता, चश्मा लगाता, अखबार पढ़ता। नेता ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया, वो चाय की सिप लेता है और थोड़ा मुस्कुराता है, एक और हो गया। अब कोई टेंशन नहीं होती, खूब सारे देख चुका है, अब कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है उसके लिए। और ऐसे मैच्योर आदमी सीखना छोड़ देते हैं अनुभव की वजह से। तो मैं भी कम एज में मैच्योर हो गया था, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में 750 रुपए से नौकरी चालू की, और मात्र 7 साल के अंदर उस पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बन गया। 80 आदमियों की मेरी मार्केट की टीम थी, और उस समय सन 1999 के अंदर मेरी सैलरी हुआ करती थी 13,000 बेसिक, 13,000 बेसिक। अभी 13,000 खान साहब बहुत छोटी सी इनकम है, लेकिन मैं बता दूं कि उस समय 13,000 1999 आपकी सैलरी कितनी थी खान साहब बताइए? 1999 के अंदर कलेक्टर की बेसिक सैलरी थी 9,998 और मेरी थी 13,000। साला मैं तो सांप बन गया।
13,000। और भाई साहब मैं सुनता नहीं था किसी को, मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि सैलरी ज़्यादा थी। आधे आदमी तो इसी गड़बड़ाहट में पूरी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। मेरे साथ भी यही था। वो सोचते ज़्यादा पैसा इसका मतलब ज़्यादा दिमाग है। कोई मतलब ही नहीं, दिमाग और पैसे का लेन देन ही नहीं आपस में। 13,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं था। खुशी ना केवल पैसों से नहीं आती मेरे भाई, खुशी आती है मानसिक शांति से। ये मेंटल गेम है। मेंटल गेम का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे यहां पर 20 ईंटें रखूं और कहूं कि इधर से उधर ले जाके रखो, तो आपको लगेगा कि मुकेश जी ने मुझे काम बता दिया। और आप इन ईंटों को बार बार रखने से थक भी सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह उठकर उन्हीं ईंटों को उठाने का आप जिम के अंदर पैसा देकर आते हैं। वजन आप दोनों जगह उठा रहे हैं, लेकिन एक जगह दिमाग से वजन उठा रहे हैं और एक जगह दिल से वजन उठा रहे हैं। और जहां दिल से उठा रहे हैं वहां दर्द नहीं हो रहा, और जहां दिमाग से उठा रहे हैं वहां थकान आ रही है। बच्चे को काम करने के लिए कहो तो उसे थकान आती है, लेकिन बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए दो मैच लगातार, अगर उसकी रुचि है तो उसमें वो थकेगा नहीं, मजा आएगा उसको। तो ये मानसिक स्थिति होती है, धीरे धीरे चेंज होती है। मैं संतुष्ट क्यों नहीं था? क्योंकि 13,000 सैलरी के बाद भी मैं वो नहीं कर पा रहा था जो मैंने सोचा था। मुझे नहीं लगता था कि मैं नौकरी के लिए पैदा हुआ हूं। 99% लोगों को तो ये पता ही नहीं कि वो पैदा क्यों हुए हैं। 99%, आई एम सॉरी टू से, माफी चाहता हूं आपसे बोलते हुए, 99% लोगों को पता नहीं है कि वो पैदा क्यों हुए। मुंबई का सन्मुख आनंद हॉल, एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, खचाखच भरा हुआ, मेरे को पता नहीं क्या खुरापात सूची कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर एक आदमी की इशारा करके मैंने उससे धीरे से पूछा, भैया आप खड़े हो जाओ और बताओ आप जिंदा क्यों हो। वो मेरी तरफ देखकर आप ही की तरह मुस्कुराया। शायद वो सोच रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने कहा आप जिंदा क्यों हो? वो मुस्कुराया। मैं छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा भाई साहब सुनाई नहीं देता आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ना आप जिंदा क्यों हो। जब मैंने दूसरी बार कस के बोला तो उस आदमी ने मुझे आंख दिखाकर डराने की कोशिश की। तेज आंख निकालकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई आंख निकालने से डरने वाला नहीं, बताओ जिंदा क्यों हो। वो खड़ा होकर कहता मर जाऊं। अरे पैदा हो गया तो जिंदा ही रहूंगा ना, मरूंगा कैसे? 99% लोगों को लगता है कि वो जिंदा इसलिए है क्योंकि वो पैदा हो गया। एक तरफ तो कहते हैं कि कितनी करोड़ योनियों के बाद सिलेक्शन हुआ आपका इंसान के रूप में, और एक तरफ आप कहते हैं कि मैं पैदा हो गया इसलिए जिंदा हूं। ये मैच नहीं करता भाई, हमारे आपस के शास्त्र मैच नहीं कर रहे। नौकरी करता था, सैलरी तो ठीक ठाक मिलती थी, लेकिन जीने का अधिकार नहीं था, अपने दिमाग लगाने का अधिकार नहीं था, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते थे। हमारे ऊपर बॉस हुआ करते थे, बॉस के इशारों पे हमें नाचना पड़ता था। और बॉस है ना, जब भी वो थकान में होता, जब भी उसको टेंशन होती तो मुझे बुलाता। उससे इमीडिएट बॉस मैं था नीचे, तो मुझे बुलाता और कहता मुकेश जितना कहा जाता उतना करो, दिमाग लगाओ मत। जितना कहा जाता उतना करो, दिमाग मत लगाओ। कई बार मैं सोचता था कि मैं आदमी हूं कि गधा हूं। दिमाग क्यों न लगाओ? इंसान, भगवान ने मुझे दिमाग दिया है और ये बार बार कहता है दिमाग मत लगाओ। तंग आ चुका था भाई साहब। कुछ काम करता था, कंपनी को फायदा होता था, तो बॉस है ना मालिक के सामने जाके खड़ा हो जाता था, सर देखो कितना अच्छा काम किया, काम मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन वो खड़ा हो जाता बीच में। और काम गड़बड़ होता तो बॉस है ना मालिक के सामने हमारी तरफ इशारा कर लेता, ये नालायक है सब। मैंने कहा ये कौन सी गणित है? हम काम करने का पैसा ले रहे हैं कि इनको संतुष्ट करने का पैसा ले रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता था। और इसलिए मैंने नौकरी के 5 साल बाद छुप छुप कर बिजनेस करना चालू किया। कंपनी के किसी भी आदमी को पता चलने लगा, और किसी भी कंपनी में के बॉस को पता नहीं चला। छुप छुप कर बिजनेस करता था। डायरेक्ट सेलिंग तो क्या होता था भाई साहब, मैंने जब ज्वाइन किया था पहली बार पता चला था, उससे पहले पता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ होता है। बिजनेस का मतलब मैं सोचता था कि सामान लाकर बेचना है, वो बिजनेस है।
इसलिए मैं कभी कलकत्ता कंपनी मुझे टूर पर भेजती थी तो मैं वहाँ पर सीडी प्लेयर का क्रेज था, तो मैं 4000 का सीडी प्लेयर लाकर भिलवाड़ा में 5000 का भेज देता था, इससे 3-4 एक साथ लेके आ जाता था। कभी नेपाल बॉर्डर पे जाने का मौका मिलता तो वहाँ कोरियन शर्ट मिलती थी हेनरी हिल की, 400 रुपये की शर्ट मिलती थी, मैं भिलवाड़ा में आके 500 रुपये में बेच देता था। ऐसे 50 कारोबार किए मैंने, 50 कारोबार, छुप छुप कर, बॉस को पता तक नहीं चलने दिया। लेकिन उन सारे कारोबार को करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो चाह रहा हूं ये है कि नहीं है, क्योंकि मैं टेंशन फ्री होने के लिए काम करना चाहता था, लेकिन उस कारोबार में टेंशन मेरी और बढ़ जाती थी। कैसे बढ़ती थी? अलग अलग तरह की टेंशन होती थी। जैसे मैं लोगों को कहता था भाई साहब मेरे पास सीडी प्लेयर है, आपको चाहिए? तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ चाहिए। कितने का है? मैंने कहा 5000 का। 5000 का ही है? हाँ वो तो मुझे चाहिए, मैं ले लूंगा, लेकिन मैं एक दिन चेक करना चाहता हूं। वो मेरे से सीडी प्लेयर ले जाता। अब वो क्या करता, सब लोग दिमाग वाले हैं, सीडी प्लेयर ले जाता, पूरे मोहल्ले को इकट्ठे करता, 4 फिल्में बताता बैक टू बैक, और सुबह आके कहता इसकी पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं, रिटर्न। कोई आदमी शादी में शर्ट पहनकर मुझे रिटर्न कर देता वापस। मुझे समझ में नहीं आया कि यार मैं टेंशन फ्री होने के लिए बिजनेस कर रहा हूं, ये सारे लोग मेरी टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं, करूं तो क्या करूं? उजला रहता था इधर से उधर। तभी अगस्त 2000 में किस्मत का ताला खुला। मेरी कंपनी में मेरे बॉस मिस्टर प्रहलाद राय, जो आज मेरी अपलाइन है, उस समय मेरी कंपनी में मेरे बॉस थे। मेरी अपलाइन मतलब लगभग सभी की अपलाइन है ना। तो मेरी अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय, मुझे रात को 8 बजे शनिवार के दिन, आज शनिवार तो नहीं गई, तो किस्मत अपनी मैच कर रही है आपस में। देखो जो लोग नए हैं, देखो शनिवार को ताले खुलते हैं, देखो। तो शनिवार के दिन रात को 8 बजे का समय था। मेरा बॉस मुझे धीरे से आके कहता मुकेश सुबह संडे, कल संडे है, तू 10 बजे मेरे घर पर आना। अब हम क्या बॉस को हमेशा शंका की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो जब भी कहता था काम बताता था। तो जूही उसने कहा 10 बजे आना। मैंने कहा सर कोई काम हो तो आज बता दो यार, संडे खराब मत करो प्लीज। वो कहने नहीं काम नहीं है यार, एक बिजनेस शेयर करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनविटेशन, हाउ टू इनवाइट। मीटिंग में लोगों से कैसे इनविटेशन दिया जाता है और क्या क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जिससे लोग बाग आएंगे। 90% लोगों को किसी मीटिंग में इनवाइट करने का तरीका भी पता नहीं होता, लेकिन मैं क्यों गया मैं बता देता हूं, आपको सारा तरीका पता चल जाएगा। मेरा बॉस मुझे कहता है कि मेरे पुराने कलीग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पिछले सप्ताह आए थे संडे के दिन, वो उन्होंने एक बिजनेस शेयर किया था। बिजनेस मुझे मोटा मोटी ठीक लगा, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मेरे दोस्त हैं, वो दिमागदार आदमी हैं, उनको आप समझाओगे तो मैं मानूंगा। और मैंने आपका नाम लिया मुकेश जी, और बिजनेस बहुत जोरदार है, हम नौकरी के साथ कर सकते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि पहली बार ना बॉस खुद बोल रहा था नौकरी के साथ कर सकते हैं। मैं अब तक चुप चुप के कर रहा था सारे के सारे बिजनेस। तो बॉस ने धीरे से कहा कि नौकरी के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा सर थोड़ा इस बिजनेस के बारे में और बताओ। वो कहा सर इसके अंदर दुकान नहीं लगानी पड़ती। मैं खुश हो गया, मेरे पास दुकान थी ही नहीं। उसने कहा सर इस बिजनेस में ना पैसा नहीं लगाना पड़ता। मैं और खुश हो गया, पैसा भी अपने पास था नहीं। उसने कहा कोई दुकान खोलने का टाइम भी फिक्स नहीं है कि आप कब खोलना कब करना चाहो, आपकी इच्छा से करो। बातें करते करते उन्होंने कहा भाई साहब ये कि मात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई टेंशन नहीं होती। अब मुझे हंसी आई, क्योंकि बॉस का तो बिजनेस का अनुभव नहीं था, मेरा अनुभव था। मैंने धीरे से बॉस को कहा सर ये थोड़ी गलतफहमी हो गई होगी आपको, बिना टेंशन का तो होता नहीं। नहीं होता है। अरे मैंने कहा सर नहीं होता है। अब मैं उनको कैसे बोलूं, 50 तरह के कर चुका हूं। वो कहा होता है यार होता है। मैंने कहा नहीं होता है। वो कहा होता है, जानना चाहता है तो सुबह 10 बजे आ जाना। इनविटेशन विथ क्यूरियोसिटी, जानना चाहता है तो 10 बजे आ जाना। और मैं सिर्फ इसलिए गया कि मुझे बिना टेंशन का बिजनेस देखना था। आप भी जब इनवाइट करते हैं किसी को तो आपको क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी। सर हमारी एक अपलाइन जो है भिलवाड़ा राजस्थान से आ रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सफ़र नौकरी के साथ चालू किया था सर। अब जैसे वो नौकरी वाले हैं तो उनको नौकरी वाले से अपलाइन से मिलाओ। नौकरी करते थे सर, और नौकरी करते करते उन्होंने पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में बिजनेस चालू किया, और आज वो इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचे हैं सर। आज उनसे मिलना संभव नहीं है, लेकिन इस बार हमारी किस्मत है कि आगरा में आ रहे हैं सर 11 बजे संडे के दिन। और सर बड़ी मुश्किल से मैंने 3 टिकट अरेंज की है सर, और ये 3 टिकट में एक तो मैं जाऊंगा, एक मेरी वाइफ जाएगी, और ये तीसरा कौन होगा? सर मेरे दिमाग में सबसे पहले आपका नाम आया।
अगर आप यस करते हो तो सर आपके लिए रोक के रखूं, बाकी मैं दूसरे को दे दूं। जब आप क्यूरियोसिटी के साथ कौन आ रहा है और क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद अगर आप ये बात करेंगे तो सामने वाला आदमी बात मानने के लिए होता है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे क्या बोला कि भाई बिना टेंशन का बिजनेस से आ जाओ। मैं पहुंच गया। मैं कोई आपसे कम नहीं था। अगर आप अपने आप को शाने समझते हो ना, आपसे 4 गुना था। और भाई साहब एक ताली नहीं बजाई, एक। वो बेचारा थक गया, यहां पर खड़ा रहा, बजाओ ताली। मैंने कहा मैं क्यों बजाऊं, तुम्हारे को मजा आ रहा, तुम बजाओ ताली। मेरे ताली बजाने से क्या होगा। आज ही सेमिनार तक एक ताली नहीं बजाई मैंने। अगर आप भी नहीं बजा रहे हैं तो किस्मत मैच कर रही है आपकी मेरी, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मतलब इससे कोई ताली से कोई कामयाबी का रिलेशनशिप नहीं है ना। नहीं बजाना है तो मत बजाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, ताली बजाओ या मत बजाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो 30 मिनट 40 मिनट बीत गए, मैंने कोई ताली बजाई नहीं। 40 मिनट के बाद बीसी छाबड़ा जी आ गए। बीसी छाबड़ा जी ने बात करना चालू किया। थोड़ी देर तक तो उनकी बात पे भी ताली नहीं बजाई। थोड़ी देर बाद है ना, मुझे लगने लगा कि शायद मेरे बॉस ने है ना इसको मेरी पूरी स्टोरी पहले ही सुना के रखी है। मैच करने लगा, मुझे लगा ये मेरे बारे में बात कैसे कर रहा। मेरे अपलाइन पे, मेरे बॉस पे मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा यार ये गड़बड़, साला मेरे साथ पंगा कर दिया इन्होंने, मेरे बारे में इन्होंने इनको सारा क्यों बता दिया। लेकिन बात करते 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 तो मुझे लगा कि मेरी स्टोरी बता रहे हैं। मुझे पता नहीं ये आम आदमी की स्टोरी थी और मैं अपनी स्टोरी से इसको मेल कर रहा था। लास्ट में जाते जाते बात समझ में आई कि इस बिजनेस में जा कुछ नहीं सकता। जब मैं सेमिनार से बाहर निकला तो मुझे प्रोसीजर भी पता नहीं था कि क्या करना है। तो मेरा बॉस धीरे धीरे से मेरे पास आया। उसने कहा कैसा लगा। मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आदमी है, अगली बार जब भी ये आदमी आए तो मुझे बुलाना, मैं सुनूंगा इनको। तो मैंने इतना सा बोला अच्छा लगा। तो अगले दिन उन्होंने मुझे 1500 रुपये की किट दे दी, 3 जोड़ी कपड़े लाके, कि अच्छा लगा तो ये लेना पड़ेगा। आप खुश नसीब लोग हैं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आ चुकी है। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को ऑथराइज करते वक्त एक गाइडलाइन बनाई और गाइडलाइन में लिखा है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एक फूटी कोडी भी खर्च नहीं करनी पड़ती। आप खुद जाकर अपनी स्पॉन्सर नंबर का नंबर डाल के आप खुद लॉगिन कर सकते हैं और 1 रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप स्पॉन्सरशिप करते हैं तो 1000 रुपये को आपको परचेजिंग करना पड़ता है, लेकिन आप जीवन में खुद लेना चाहें तो 1 पैसा भी आपको लाइफ टाइम खर्च नहीं करना। मैंने 1500 रुपये किट मुझे दे दी और मुझे कहा कि जब सैलरी मिले तो पैसे दे देना। इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पंगा नहीं लेना चाहता था क्योंकि 1 जनवरी पे हमारी कंपनी में इंक्रीमेंट लगते थे और इंक्रीमेंट पे बॉस का बहुत बड़ा हाथ होता था। तो मैंने कहा यार इससे पंगा नहीं लेना, जो ये कह रहा वैसा करते रहो। अब क्या हुआ, जुई मैंने किट ली, उसने डायरी में मेरा नाम लिख दिया। अब नाम लिखने से क्या हुआ, जो भी मीटिंग होती थी उससे मुझे बुलाता था वो बाबा, और मैं 3 मीटिंग बैक टू बैक अटेंड की। 3 मीटिंग तक भी मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। आप इंटेलिजेंट है, पहली मीटिंग में प्रश्न पूछते हैं। भाई साहब मैं तो सोचा था कि कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चलते होंगे, ये बार बार बुलाते होंगे और ऐसा कुछ करते होंगे, मुझे पता नहीं था। 3 मीटिंग अटेंड कर ली। 3 मीटिंग बाद बॉस ने एक दिन काउंसलिंग की, 4-5 लोग जुड़े थे, उनके साथ काउंसलिंग की। उन्होंने कहा आप कुछ करते क्यों नहीं। मैंने कहा आप कुछ बताते क्यों नहीं, आप बताओ करना क्या है। आप तो मीटिंग में बुलाते हो, तालियां बजवाते हो, हम बजा के आ जाते हैं सारे, आप बताओ करना क्या है। वो कहा यार अभी तक पता नहीं चला, दिमाग नहीं है तेरे अंदर। मैंने कहा सर आपने बताया कब। वो कहा यार सिंपल तो करना है, जो मैंने तेरे साथ किया तो लोगों के साथ कर। और बाप रे, मैं तो थोड़ी देर तक सोचने लग गया कि इसने मेरे साथ किया क्या है? फिर जब डिटेल में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई देख, तेरे को मैं मीटिंग में लाया, तेरे को अच्छा लगा तो मैं कंपनी से सामान लाया और तुझे दे दिया। कंपनी से सामान लाया तुझे दे दिया तो कंपनी की हो गई सेल और हो गई मेरे थ्रू, और तूने ले लिया तो तुझे मिल गया डिस्काउंट, मुझे मिल गया प्रॉफिट, कंपनी का हो गया टर्नओवर, तीनों का फायदा बल्ले बल्ले। और यही काम अगर बार बार करो तो कंपनी की सेल बढ़ेगी तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट आपको देगी, ज्यादा डिस्काउंट आपको देगी। और बाप रे, मैंने कहा इतनी सी बात को समझाने में 3 मिनट मीटिंग निकाल दी आपने। अरे मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, सेल्स का आदमी हूँ, करोड़ों मीटर कपड़ा बिकता है मेरी कंपनी का, ये कपड़ा बेटा मेरे मिनटों का काम है और तूने 3 मीटिंग खराब कर दी मेरी। वो कहा ठीक है अब चालू कर दो। मैंने कहा ओके अब चालू कर देता हूँ। अब मीटिंग अब चालू कर दिया। मैंने कहा भाई साहब ये हॉल बदलो। सबसे पहले घर में मीटिंग होती थी, 10-15 आदमी से ज़्यादा आ नहीं सकते थे। मैंने कहा भाई देखो अब मैंने चालू कर दिया, अब शहंशाह आया है बिजनेस में, तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ
उस समय अभी नहीं उस समय कहा था, अभी नहीं मानता शहंशाह, उस समय मानता था। तो मैंने कहा कि शहंशाह आया है और अब देखो बिजनेस तो अब चालू होगा आपका, इसलिए आप ये हॉल बड़ा करो, इतना छोटा हॉल चलेगा नहीं। कोई कितने आदमी, मैंने कहा 500 तो अगली मीटिंग में अपने हैं। तो बॉस ने कहा ठीक है तू लेके तो आ, हॉल तो अपने आसपास बहुत सारे बदल लेंगे। अब भाई साहब मैंने बॉस को पूछा कि कैसे लाना है लोगों को, उन्होंने कहा यार सिंपल सा है, पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। मैं क्या करता था, बॉस जो बोलता था ना उससे एक कदम आगे चलता था, और स्मार्टनेस की वजह से। यही 99% लोग गलती करते हैं। कई बार हम एक कदम एक्स्ट्रा चलने से पहले कुएं में कूद जाते हैं, और अपलाइन कुएं पे छलांग लगाना सिखा रही है, लेकिन हम एक कदम आगे चलते हैं। अपलाइन लाई कुएं के पास ताकि छलांग लगाना सिखाए, यहां तक आ गए तो हम सोचते हैं अपलाइन इतना लाई है तो अभी भी यही तो बोलेगी एक कदम और चल, कुएं में जाके गिरते हैं। तो मैं थोड़ा एडवांस स्मार्ट, मैंने कहा कि कंपनी ने कहा लिस्ट बनाओ, अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाओ, तो मैंने लिस्ट बनाई नहीं, मैंने लिस्ट को ले लिया। कैसे? मेरे भाई की शादी हुई थी 1 महीने पहले, तो सबको खाने पे बुलाया था, यूं क्यों लिस्ट ले जाके कह दी सर ये मेरी लिस्ट। ओके, इनवाइट किया, सबको जाके कह के आया कि भाई मीटिंग है इतनी बजे आना। सबने कहा गारंटी के साथ आएंगे। क्या बोला? गारंटी के साथ आएंगे। तो मैं इतना प्रसन्न था, मैंने कहा एक ही बार में 500 साला एक ही बार में धमाक कर लगे हैं। तो मैंने पीछे वाले वो जैसे भाई साहब बैठे ना, वो ठीक जैसे वो टाई वाले भाई साहब बैठे, मैं वहीं का वहीं बैठा। हाँ नहीं आपने आपके पीछे है ना, वो गेट पे बैठा बैठे हैं जो वहाँ पर बैठा, और लिस्ट लेकर मैंने ये सोचा कि भाई जो भी आदमी आएगा उसको टिक कर लूंगा ताकि पता चलेगा कि कितने आदमी आएंगे। पूरी मीटिंग खत्म हो गई, एक सिंगल नहीं आया। ये पहला अनुभव था मेरा लाइफ का। मैंने कहा यार अपन जो सोच रहे हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा इस बिजनेस के अंदर। अगर आप भी सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है तो मिल रहा है कनेक्शन आपका मेरा बिल्कुल ठीक है, अभी तक आप सही चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है सर। तो धीरे 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 लगातार आते रहे मीटिंगों में, कुछ बातें दिमाग में बैठती रही, गलत फहमियाँ दूर होती रही, दिमाग का जो मेंटल स्टेटस था वो थोड़ा सा चेंज हुआ, काम होने लगा। 1 साल बाद जैसे तैसे करके मैं पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में रॉयल्टी एचओर बन गया। और जब रॉयल्टी एचओर बना तो 23,000 का मेरा 1 महीने का कमीशन था। 23,000 सैलरी थी, 13,000 कमीशन था 23,000 का। 23,000 का हो गया तो क्या हुआ, इस 23,000 के कमीशन ने मेरी टीम के लोगों के सपनों को जगा दिया। इस बिजनेस में कह के कुछ नहीं बताना, करके बताना। जब आप रॉयल्टी बनते हो, जब आपका सम्मान होता है ना, तो आपकी टीम है ना टुकुर टुकुर देख रही होती है, अपन को भी नहीं बनना है ऐसा, है ना। तो मेरे को जब सम्मान मिला तो मेरी टीम के सारे लोग चार्ज, वो कहा सर अगली एनिवर्सरी में हमें भी रॉयल्टी एचओर बनना है। अब क्या साले इतने दीवाने हो गए वो लोग कि मेरी नौकरी डिस्टर्ब होने लगी। कैसे? अब कोई भी आदमी ना दिन में 2 बजे किसी को भी पकड़ के मेरे ऑफिस में ले आता था, सर ये पकड़ो इसको समझाओ। अरे मैंने कहा मेरी कंपनी मुझे समझा देगी, अभी बाहर निकाल देगी। इतनी प्रॉब्लम आई कि मुझे एक निर्णय लेना पड़ा। इस बिजनेस के स्कोप को लेकर एक निर्णय लिया कि मैं इस नौकरी को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है। नौकरी तो मैं जब चाहूँ करूंगा, लेकिन जीवन में आए हुई चांस को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। सभी लोग मेरे घर में विरोध करने लगे, सबने कहा इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी इनकम का काम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात फिट थी, आने वाले वक्त को अगर पहले समझ जाओगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। बिल गेट्स से लगाकर राइट ब्रदर तक ये सारे वो आदमी थे जो आने वाले वक्त की डिमांड को पहले समझ गए थे और इसीलिए कामयाब थे। अगर आप सोच रहे हैं कि पिताजी की तरह किराना की दुकान लगा के, भाई साहब की तरह जूते की दुकान लगा के कामयाब हो जाऊंगा, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे दादाजी ने जैसी नौकरी की मैं भी नौकरी करके कामयाब हो जाऊंगा, तो तुम्हारी गलत फहमी है। सिस्टम तो बदल रहा है, समय तो बदल रहा है, जो लोग चेंज नहीं कर पा रहे, पूरे सिस्टम ही गायब हो रहे, है ना। कुछ लोग कहते हैं सर एसटीडी पीसीओ लगाएंगे, बैठे बैठे इनकम आएगी, एसटीडी पीसीओ गायब है। कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर तो हाथ का हुनर है, पेंटिंग करेगा जिंदगी भर कमा खाएगा, इधर फ्लेक्स मशीन आई, पेंटर गायब। इतना समय तेज गति से चल रहा है कि कौन से फील्ड 1-1 मिनट में गायब हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। और अब किसका नंबर आने वाला है सुन लो, ये सारे ड्राइवर गायब हो रहे हैं अगले 5 से 10 सालों में। सारे ड्राइवर गायब, सिस्टम से ही गायब। अभी ड्राइवर का कितना बोलबाला है। अब देखिए जो ये टेक्नोलॉजी आई है, अभी मार्च के अंदर दुबई में इसका फाइनल
ये टैक्सी चालू हो रही, ड्रोन टैक्सी। उस ड्रोन टैक्सी में आप क्या देखेंगे कि आदमी बैठेगा, बस डेस्टिनेशन डालो, वो उड़ा के वहीं पे छोड़ देगा आपको। उसी तरह कारें भी चालू हो गई अमेरिका में, फाइनल परीक्षण हो गया है, उसमें एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं है। आदमी को तो झोंका भी आ सकता है, नींद भी लग सकती है, लेकिन वो मशीनें ऐसी है कि 5 फीट दूर कोई चीज खड़ी है तो वो ऐसे ब्रेक मारती है, पास जाती नहीं, और अपने गुब्बारे खोल देती, कोई आके भिड़े तो भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती उसको। अगर कोई तेज गति से आ रहा है तो उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो 5 फीट से ज्यादा नजदीक आ गया और वो रुक नहीं रहा, ब्रेक नहीं मार रहा, तो वो ऑटोमेटिक अपने सारे गुब्बारे खोल देगी। उससे कितना भी तेज भिड़ो, उससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इस तरह की गाड़ियों के आविष्कार हो गए और तेज गति से चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में बस लखनऊ जाना है तो बस रात को भी सफर करना है तो जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, लखनऊ दबाओ है और वहां जाके लखनऊ जाके छोड़ देगी गाड़ी। और ये होगा, 100% हो रहा है। अभी आदमी गायब होने लग गए हैं इंडस्ट्री से। कैसे? ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन में अभी मशीनें काम कर रही थी, अब रोबोट काम कर रहा है। रोबोट में इमोशन भी डाला जा रहा है, आदमी की तरह निर्णय ले सके। अगर कोई काम को 5 बार लगातार कर लिया है तो वो कॉपी कर लेता है कि ये काम जब भी आएगा तो मुझे इस तरीके से करना है। इमोशन डाला जा रहा है रोबोट के अंदर। आपको आश्चर्य होगा, अमेजन का गोडाउन है अमेरिका के अंदर, 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर लंबा गोडाउन। उसके अंदर 1 लाख रोबोट काम करते हैं, एक सिंगल आदमी काम नहीं करता। रोबोट के दिमाग में ही कंप्यूटर है, इंटरनेट से सीधा ऑर्डर जाता है, रोबोट खुद प्रिंटर से प्रिंट करता है, अंदर से अपने यहां से स्टिकर निकालता है, डब्बा लेता है, उसके ऊपर लगाता है, रेक में जाता है, सामान रखता है, डब्बे में पैक, लात मारता है, डिस्पैच। हेलो, अगर वक्त को नहीं बदलोगे तो वक्त तुम्हें बदल देगा। इतना तेज से परिवर्तन आ रहा, तो आने वाले वक्त को समझना है। तो मैंने सोचा कि ये बिजनेस जो भैया, इसको फेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माइनस पॉइंट एक भी नहीं है जिससे फेल हो सकता है। क्योंकि ये एक आदमी पे डिपेंड नहीं, एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं, एक आदमी पे डिपेंड नहीं, एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं, एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं है, एक कैटेगरी पे डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब इसके स्कोप अनलिमिटेड है। और मैंने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आ गया। भैया धुआंधार तरीके से काम किया। 2 साल यानी अक्टूबर 2002 में इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवर बन गया। उस समय मेरा 1 महीने का कमीशन आया 2,85,490 रुपए। 2002 की बात बता रहा हूं मैं। 2002 2,85,490 रुपीज। इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, इतनी लग्जरी कारें उस समय नहीं होती थी। उस समय एक ही कार होती थी सबसे लग्जरी, मारुति 800। और भाई साहब 1,75,000 की आती थी, मैंने एक चेक से खरीदी थी। ठाक। उससे पहले लेना चाहता था, कोई लोन दे नहीं रहा था क्योंकि कहता था कि तेरे काम में कोई फिक्स नहीं है, ये है तू स्कीम करता है इसलिए तुझे लोन नहीं मिलेगा। उसकी भी गलती नहीं है, उसके दादाजी ने कभी पढ़ा ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? उसके पिताजी ने नहीं पढ़ा, उसकी कंपनी ने नहीं पढ़ा, उसके बैंक ने कभी नहीं पढ़ा, तो उसकी क्या गलती? खैर साला मैं तो सांप बन गया। 2,50,000 की इनकम, हाँ धाधूम। पूरी फैमिली में, पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में कोई मेरे आसपास भी नहीं अड़ता। तो मुझे लगा कि साला दुनिया में समझदार आदमी एक ही पैदा हुआ कई सदियों के बाद, मुकेश कोठारी। गलत फहमी कि मैं तो परफेक्ट हो गया हूं यार।